हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश कुलियाल और आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है, डेबिट क्रेडिट किसे कहते हैं, डेबिट क्रेडिट हमें किसे करना है। एक एक सवाल का जवाब आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा, तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना, कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है लर्न अकाउंटिंग इन सिंपल वे। मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ आपको, मैं आपको पहले जर्नल एंट्री नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं आपको अकाउंटिंग बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे कि मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, P&L अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी, ट्रांजैक्शन एंड देन जनरल एंट्री। क्योंकि जनरल एंट्री एक अकाउंटिंग का बेस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। हमारे रिपोर्ट्स में होने वाले इफ़ेक्ट जनरल एंट्री से होते हैं, तो पहले हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो हम पहले बेस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अवर बिजनेस। अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और अपनी बिजनेस की आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ता है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ये अकाउंटिंग का मकसद होता है। फिर बढ़ते हैं P&L अकाउंट की तरफ। P&L अकाउंट क्या होता है? P&L अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है। इसमें हम डेबिट में एक्सपेंसेस डालते हैं और क्रेडिट में इनकम्स डालते हैं, और इसमें इनकम में से एक्सपेंस घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। ये हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस शो करता है कि पूरे साल भर जितने भी हमने कंपनी के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं तो हमें लाभ हुआ या हानि हुई। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ एंड असेट्स हमें इस पे शो करने होते हैं। बैलेंस शीट हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी आर्थिक स्थिति ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन आपको कैसे पता चलती है? अगर उसने सूट बूट पहना है, उसके पीछे बंगला है, गाड़ी है, तो उसको देख के आप बोलोगे यार इसके पास असेट्स हैं, इसके पास पूंजी है, ही इज़ अ रिच पर्सन। बट उसका दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, लायबिलिटीज़ यानी कि कर्जा। तो ऐसे ही जैसे किसी पर्सन की हमें फाइनेंशियल पोजीशन उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देखकर पता चलती है, उसी तरीके से कंपनी की आर्थिक स्थिति भी ऐसे ही पता चलती है। तो हमें लायबिलिटीज़ एंड असेट्स डिफाइन करनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स। एक्सपेंस क्या होता है? देखिए, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी क्या होती है तो जनरल एंट्री हम क्या खाक करेंगे। तो एक्सपेंस क्या होता है? देखिए समझिए, एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो हमने पे करा है बेनिफिट के लिए। इस दुनिया का कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है जिसको हम बेनिफिट के लिए पे ना करते हों। कोई ना कोई एक्सपेंस ऐसा ज़रूर है, और मैं कहूँगा कि सारे ही ऐसे एक्सपेंस होते हैं मोस्ट लाइकली जिसमें हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता ही मिलता है। देखिए, इस पे पहला एक्सपेंस का नाम हमने डिफाइन करा है परचेज। परचेज आप क्या करोगे? गुड्स खरीदोगे, ठीक है। तो परचेज एक प्रकार का अकाउंट होता है जिसमें हम गुड्स दिखाते हैं, तो वो एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है आपका परचेज। फैक्ट्री का किराया आप क्यों दोगे? क्योंकि आप फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अगर आप किराया नहीं दोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? भाड़ा यानी कि कैरेज, कैरेज यानी कि कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने तक का किराया। ऑफिस का रेंट, बिजली का बिल, सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को देनी है, एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार, स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी नहीं लाए तो बिल कैसे प्रिंट होंगे बिजनेस के अंदर, रिपेयर्स, अगर कोई भी मशीन ख़राब होती है, कंप्यूटर ख़राब होता है, रिपेयरिंग के लिए पैसा पे करना, ऑडिट फीस जो हम सीए को देते हैं, अगर हमने सीए को ऑडिट फीस नहीं दी तो वो हमारे अकाउंट्स की ऑडिट करेगा। और डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दिया तो हमारी सेल्स कैसे बढ़ेंगी। तो आप देख सकते हैं सबके सब आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और इन सब की पहचान बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि एक्सपेंस को आप हमेशा ऐसा देखो कि वो आपको कोई ना कोई बिजनेस के अंदर बेनिफिट दे रहा है। एक्सपेंस का अमाउंट छोटा भी होता है, इससे भी आप समझ सकते हो। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस ही आते हैं, और जनरल एंट्री करते वक्त भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपेंसेस क्या होता है। देन बढ़ते हैं इनकम की तरफ। इनकम क्या होता है? जो पैसा हम कमाते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं एक्सपेंस करने के बाद, उसको हम इनकम बोलते हैं। सेल्स हमारी इनकम होती है, डेफिनेटली इनकम होती है, क्योंकि परचेज करने के बाद ही तो आप सेल्स करोगे। परचेज एक्सपेंस है तो सेल्स हमारी इनकम ही तो हुई।
रेंट रिसीव्ड भी हमारे एक इनकम होती है। जो आपने एक प्रॉपर्टी है उसको आपने लेट आउट करा, यानी कि उसको अपने किराए पे चढ़ा दिया, तो उससे मिलने वाला रेंट भी आपकी इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है। डिस्काउंट आपको मिला आपके सप्लायर से बड़ी मात्रा में, वो भी आपकी इनकम है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने रिटेलर्स को, कस्टमर्स को। तो ये सब आपकी इनकम्स हैं। इनकम्स रेवेन्यू होता है, वो हमारी कमाई होती है। और इसको जानने का सिंपल सा तरीका यार, ये एक्चुअली ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको पढ़ने के बाद ही आप बता दोगे कि ये अर्निंग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपेंस करने के बाद ही इनकम्स होती हैं। कुछ अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो अर्न कैसे करोगे। अगला आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ इज़ दैट अमाउंट जो कि हमें ओ करना आउटसाइडर्स को। बहुत से लोग कहते हैं लाइबिलिटीज़ कर्जा है, बिल्कुल है कर्जा, बट ये वो कर्जा है जो हमें बाहर के लोगों का चुकाना है, क्योंकि बाहर के लोगों का जो पैसा हमें देना है वही सही लाइबिलिटी है, वही एक्चुअल लाइबिलिटी है, क्योंकि उसमें एक सेंस ऑफ बर्डन, एक स्ट्रेस भी होता है। तो लाइबिलिटी इज़ दैट अमाउंट विच वी ओ टू आउटसाइडर, जो हमें बाहर के लोगों का पैसा चुकाना है। इसमें कैपिटल एक इनसाइडर लाइबिलिटी है। ध्यान रखना गाइस, ओनर को जो आपको पैसा देना है, क्योंकि ओनर ने जो बिज़नेस में पूंजी लगाई है, बिज़नेस अगर बंद होगा कल के दिन, तो भविष्य में कभी भी बिज़नेस बंद होता है तो कैपिटल बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि बिज़नेस को कहीं ना कहीं ओनर के दिए गए इन्वेस्टमेंट को वापस भी करना हो सकता है। बट ये एक इनसाइडर लाइबिलिटी होती है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ओनर घर का बंदा है, ओनर तो कंपनी का ही है ना। हाँ, लोन फ्रॉम बैंक आपके लिए एक लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक इज़ अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो आपको बैंक का चुकाना है, उसमें आपने सिक्योरिटीज़ वगैरह दे रखी होंगी। अकाउंट पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि आपके वो सप्लायर्स हैं जिनसे आपने माल उधार में परचेज़ कराते हैं या फिर सर्विसेज आपने उधार में परचेज़ करी थी। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए बट आपने पे नहीं करे, अगर आप उन्हें समय पे नहीं करते हो तो कर्जा बन जाता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो गाइस ये सबके सब लाइबिलिटीज़ हैं। असेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। असेट्स ऐसी रिसोर्सेज हैं विच रन्स अवर बिजनेस। सिंपल एक्सप्लेनेशन, रिसोर्सेज विच रन्स अवर बिजनेस, ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस को रन करती है उसको हम असेट बोलते हैं। पूरी लिस्ट के अंदर आप एक भी ऐसी असेट का नाम नहीं ले सकते जिसको हटाने के बाद बिजनेस आप बोल सको कि चल सकता है। चलिए एक स्टोरी समझते हैं। एक बिजनेस है, उसको खड़ा होना है, तो क्या करेगा बिजनेस अपने आप को स्टैंड करने के लिए? सबसे पहले बिजनेस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बाद उन्होंने क्या करा, उस पैसे का इस्तेमाल करके लैंड यानी कि ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बिल्डिंग बिल्ट करी, जिससे कि वो उसके अंदर ऑफिस क्रिएट कर पाएँ, ऑफिस बना पाए और अपना डेली रूटीन का बिजनेस कर पाएँ। उसके बाद उन्होंने हैवी मशीनरीज खरीदी जिससे कि वो प्रोडक्ट बना पाएँ। उसके बाद उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा जिससे कि वो कंप्यूटर के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिल्स बना पाएँ। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी चाहिए अकाउंटिंग का, इसलिए भी उनको उस सॉफ्टवेयर को परचेज करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई ईआरपी जैसे कि टैली हो गया, बिजी हो गया, मार्क हो गया, क्विक बुक्स हो गया, दे हैव टू परचेज एनी काइंड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, जिससे कि वो उसको परचेज करने के बाद बिलिंग कर सके। देन उसके बाद उन्हें क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए, जिसके थ्रू वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएँ। उसके बाद उन्हें एक अच्छी गुडविल चाहिए, क्योंकि अगर गुडविल नहीं होगी तो माल वापस आ जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा आपका माल। जिसका नाम होता है उसकी दुनिया सुनता है, तो गुडविल ज़रूर होना ज़रूरी है। गुडविल के बाद आपको दिमाग में लगाना कि गुडविल आती कैसे है। गुडविल भी एक असेट ही है। तो गुडविल के लिए या तो आप किसी के बिज़नेस में कोलैबोरेट हो जाओ, या फिर किसी के बिज़नेस को ख़रीद लो, या फिर अपना खुद का ट्रेडमार्क बनाओ और वर्क करते रहो, उसके ऊपर अच्छी सर्विसेज देते रहो। ट्रेडमार्क क्या होता है? व्यापार का चिन्ह, ये भी आपके लिए एक असेट होती है। फिर उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट भी हमारे लिए एक असेट ही होती है। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट कई बार हम इसलिए भी करते हैं, देते हैं इसलिए, जिससे कि कोई बिज़नेस अगर चाहे तो फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो ले सकता है और हमारा भी नाम उसमें आ जाएगा, तो इससे आपका बिज़नेस बड़ा हो सकता है। क्या लगता है आपको, जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जितने भी आपको मैकडोनल्ड्स के आपको ये दिखते हैं, तो ये कैसे खुले इतने सारे? ये एक्चुअली फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल्स होते हैं, तो इस पर कॉपीराइट देना होता है उनको, और एक फ्रेंचाइजी का मॉडल होता है जिसको आप समझ सकते हो, तो वो भी एक असेट होती है। उससे भी बिजनेस पैसा अर्न करता है बहुत बड़ी मात्रा में। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? हमारे डेटर्स होते हैं, ये भी हमारी असेट है। अगर आप किसी को माल उधार पे बेचोगे, पहली बात बेचोगे क्यों? क्योंकि वो कैश में खरीदेगा ही नहीं। अब भैया कैश में क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि वो रिटेलर सिंपल सी बात कहता है कि भैया जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो मेरे पास पैसा आएगा, और जब मेरे पास पैसा आएगा तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो अकाउंट रिसीवेबल्स आर योर डेटर्स। क्यों? क्योंकि आपको मानो या ना मानो माल उधार में बेचना ही बेचना है। अगर आपने माल उधार में नहीं बेचा तो क्या होगा?
कंपटीशन इतना है मार्केट में, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई कंपटीटर है, तो कंपटीटर होने की वजह से आप उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट्स भी देने पड़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको माल उधार में अपने रिटेलर्स को देना ही होगा, तो आपके डेटर्स बनेंगे। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पैसा आता है तो आप उस पैसे को बैंक में जमा करोगे, ठीक है, कैश एट बैंक। एंड देन इन्वेस्टमेंट, आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो फर्दर एफडी कराने के लिए, कोई कई जगह शेयर्स लेने के लिए, या फिर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि भविष्य में आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। जितनी भी बातें मैंने कही ये सब के सब बिज़नेस को चलाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब की सब रिसोर्सेज हैं जिससे बिज़नेस रन करता है। तो ये थी असेट्स, बहुत ही ज़रूरी था ये सब समझना बिफोर पासिंग जर्नल एंट्री। इसके बाद हम समझेंगे ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन बिजनेस का एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी करते हैं, कैश पे करते हैं, कैश रिसीव्ड करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं। यानी कि डेली बेसिस में जो भी बिज़नेस में होने वाले लेन देन होते हैं पैसे से संबंधित या फिर पैसे वाली चीज़ों से संबंधित, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो फाइनेंशियल हैपनिंग विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। और हिंदी में बोलूँ तो सिंपली ये है कि बिज़नेस में होने वाली कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाए उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री क्या होती है आप समझते हैं। व्हाट इज जर्नल एंट्री? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही जर्नल एंट्री होती है, सिंपल। अगर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बिजनेस में होने वाले जितने भी रिपोर्टिंग इफेक्ट्स वो कैसे पता करोगे, ठीक है। और क्या होता है जर्नल एंट्री? खातों को डेबिट एंड क्रेडिट करना। बस कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज जर्नल एंट्री तो आपको क्या बोलना है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज जर्नल एंट्री, और खातों को डेबिट एंड क्रेडिट करना इज जर्नल एंट्री। अब सवाल आता है डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है? देखो, डेबिट को हम डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। क्यों? क्रेडिट में तो चलो सीआर आता है, डेबिट में तो आर आता ही नहीं है, क्योंकि डेबिट का जो डीआर होता है ना उसका फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड्स, और क्रेडिट का जो सीआर होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअली में प्लस और माइनस है, ठीक है। अलग अलग खातों के लिए डेबिट एंड क्रेडिट प्लस माइनस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लस माइनस से अकाउंटिंग करोगे तो बहुत समय लग जाएगा समझने में और कन्फ्यूजन्स भी होंगी, तो इसको हमने अपनी प्रैक्टिस में प्लस माइनस मान रखा है। डेबिट क्या है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे कि असेट्स मैं बताऊंगा इसके बाद वैसे, पर मैं आपको वैसे बताता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट बस प्लस माइनस है, इतना समझो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और हमने समझा कि डेबिट और क्रेडिट में डीआर सीआर क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से। रूल्स क्या हैं डेबिट एंड क्रेडिट के? इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। ध्यान रखना गाइस, हमेशा एक्सपेंस को आपको हमेशा डेबिट करना है, यही नियम है, और इनकम को हमेशा क्रेडिट करना होता है, ठीक है। इसका टैटू बना लो आप दिमाग में, एक्सपेंस हमेशा डेबिट करने और इनकम हमेशा क्रेडिट करनी होती है। असेट्स जब बढ़ती हैं तो उन्हें हम डेबिट करते हैं, और जब असेट्स घटती हैं तो उसे हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी जब घटती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। दैट्स इट। इतना ही समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऐसी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है जो आप पास ना कर पाओ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो मैंने आपको बताया। बट अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंस किसे कहते हैं। क्या आप असेट को एक्सपेंस तो नहीं कह रहे हो? क्या आप लायबिलिटी को एक्सपेंस तो नहीं कह रहे हो? आपको ये डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्सपेंस, व्हाट इज़ इनकम, व्हाट इज़ असेट एंड व्हाट इज़ लायबिलिटी। होता ये है कि कुछ बच्चों ने जो कॉमर्स पढ़ रखी है 11th एंड 12th क्लास में, वो एक्चुअली उस टाइम पे जब जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ते थे करते थे, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वो नंबर्स लाने के लिए पढ़ते थे। बट अभी आपको जॉब सिक्योर करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, या फिर अगर आपको कोई बिजनेस है उसमें भी अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। 4 चीज़ें समझो, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, सारी जनरल एंट्री पास हो जाएंगी। तो किसी भी जर्नी की स्टार्टिंग होती है उसके फर्स्ट स्टेप से, यानी कि बेसिक्स, जो कि हमारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। इस वीडियो को आगे पीछे करके देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री हम कैसे सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं।